अफवाह नहीं, इराक के WMD की थियरी जो खतरनाक रूप से सच साबित हुई। आज हम बात करेंगे उस एक दावे की जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा दावा जो सिर्फ कोई अफवाह नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक हकीकत बन गया। साल 2003 एक युद्ध शुरू होता है और उसका जो मुख्य कारण बताया गया वो सच नहीं था। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ये एक ऐसे चौंकाने वाले सच से शुरू होती है जिसकी नींव एक ऐसे झूठ पर रखी गई थी जिसने लाखों जिंदगियों पर असर डाला। तो लापता हथियारों पर एक युद्ध। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे संघर्ष की जो ऑफिशियल वजह थी वो आखिर बताई क्या गई थी। वो वजह थी सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMDs। ये शब्द कई बार सुनने को मिलता है, तो सद्दाम हुसैन के शासन के खिलाफ यही सबसे बड़ा आरोप था। दावा यह किया गया कि उनके पास केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार हैं, और तो और वो न्यूक्लियर हथियार भी बना रहे हैं। इससे पूरी दुनिया की सुरक्षा को एक सीधा और तत्काल खतरा है। यही वो 3 अक्षर थे WMD, जिन्हें इस युद्ध को सही ठहराने के लिए सबसे बड़े कारण के तौर पर पेश किया गया। और साल था 2003। इसी साल ये युद्ध शुरू हुआ। और सोचने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह से एक ऐसे खतरे पर आधारित था जो असल में वैसा था ही नहीं जैसा कि पूरी दुनिया को बताया गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पूरा मामला बनाया कैसे गया। चलिए देखते हैं कि ये जो कहानी थी ये आखिर गढ़ी कैसे गई और इसकी जड़ें कहाँ तक फैली थी। देखिए, युद्ध का ये जो तर्क था ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था। इसकी असली वजह थी 9/11 के बाद शुरू हुआ वॉर ऑन टेरर। उस वक्त डर का एक ऐसा माहौल बन गया था जिसमें इराक को एक सबसे बड़े खतरे के तौर पर पेश किया गया। तो ऑफिशियल दावे क्या थे? 3 बड़ी बातें थीं जो बार बार कही जा रही थीं। पहली कि इराक केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार कहीं छिपा रहा है। दूसरी कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम फिर से एक्टिवेट कर रहा है। और तीसरी और शायद सबसे डरावनी बात कि इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि ये हथियार आतंकवादी गुटों के हाथ लग सकते हैं। ये पूरी कहानी, जैसा मैंने कहा, अचानक नहीं बनी। इसे कई सालों में धीरे धीरे तैयार किया गया। देखिए, 1991 में खाड़ी युद्ध के बाद UN ने इंस्पेक्शन शुरू किया। फिर 1998 में वो इंस्पेक्टर्स इराक से हट गए। 2001 में 9/11 के हमलों ने अमेरिकी विदेश नीति का पूरा फोकस ही बदल दिया। और फिर आया 2003, जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। और आखिर में 2004-05 ने इराक सर्वे ग्रुप ने ऑफिशियली ये कह दिया कि उन्हें कोई WMDs नहीं मिले। मतलब युद्ध का पूरा आधार ही गलत था। अब एक और जरूरी बात, वो सत्ताएं जिन पर सवाल नहीं उठाया गया। हमें उन शक्तिशाली संस्थानों की भी बात करनी होगी जिन्होंने WMD के इन दावों को सिर्फ बढ़ावा ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक तरह से लेजिटिमेसी यानी वैधता भी दी। सोचिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल में कॉलिन पावेल जैसा बड़ा नाम खड़ा होकर कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि सद्दाम हुसैन के पास बायोलॉजिकल हथियार हैं और वो बहुत तेजी से और भी बना सकता है। ये एक बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट था। जब UN जैसी संस्था में ऐसे भाषण दिए जाते हैं तो दावों पर एक तरह से विश्वसनीयता की मोहर लग जाती है। फिर उन पर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस कहानी को फैलाने वाले कौन थे? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अमेरिका और ब्रिटेन के टॉप सरकारी नेता, ऑफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े मास मीडिया आउटलेट्स भी सब यही बात कह रहे थे। जब समाज के सबसे भरोसेमंद लोग और संस्थाएं एक ही बात कहें तो एक आम इंसान के लिए उस पर शक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई सवाल उठाता भी था, अगर कोई लॉजिकल डाउट भी पेश करता था, तो उसे सीधे सीधे एंटी अमेरिकन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने वाला कहकर चुप करा दिया जाता था। नतीजा ये हुआ कि जो अलग आवाजें थीं, जो शक था, उसे पब्लिक डिबेट से ही बाहर कर दिया गया। तो चलिए अब दावों से हटकर हकीकत पर आते हैं। परिणाम की हकीकत क्या थी और ये कितनी भयानक थी? एक तरफ थे ऑफिशियल खतरे और दूसरी तरफ थी जमीनी हकीकत। दावा था एक एक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम का, हकीकत में कोई प्रोग्राम नहीं मिला। दावा था केमिकल हथियारों के बड़े बड़े भंडारों का, हकीकत ये थी कि ज्यादातर 90 के दशक में ही नष्ट हो गए थे। दावा था इस्तेमाल के लिए तैयार बायोलॉजिकल हथियारों का, जमीन पर कोई ऑपरेशनल स्टॉक पाइल नहीं मिला। मतलब युद्ध के तर्कों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। और इसका सामाजिक प्रभाव, वो तो और भी विनाशकारी था। लाखों लोग मारे गए या घायल हुए, देश का पूरा सरकारी ढांचा ढह गया। इसके बाद भयंकर सांप्रदायिक संघर्ष और गृह युद्ध शुरू हो गया। एक पावर वैक्यूम बना जिससे आईसिस जैसे संगठन का उदय हुआ और
अंतर्राष्ट्रीय कानून पर से लोगों का भरोसा बहुत कम हो गया। एक झूठी नींव पर शुरू हुए युद्ध ने ऐसी त्रासदियों को जन्म दिया जिन्हें शायद कभी ठीक नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी घटना से, इस झूठी बुनियाद से हमें सबक क्या मिलते हैं, और ये आज के ज़माने में इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए। इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट हैं, इस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। मीडिया की क्या जिम्मेदारी है कि वो सरकारी दावों को वेरीफाई करे, इस पर जागरूकता बढ़ी। और हाँ, लोगों की ये धारणा भी टूटी कि सरकार जो भी कहती है वो हमेशा सच ही होता है। तो भले ही नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन इसने एक तरह से अकाउंटेबिलिटी की मांग और शक करने की भावना को भी बढ़ावा दिया। और एक बात समझनी होगी, इराक का ये मामला कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है। इतिहास में एक पैटर्न दिखता है, चाहे वो टोंकिन खाड़ी की घटना हो, जहां भ्रामक जानकारी का इस्तेमाल करके युद्ध को बढ़ाया गया, या फिर कोल्ड वॉर का खतरा, जहां दुश्मन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर भारी मिलिट्री खर्च को जायज ठहराया गया। इन सब में एक चीज कॉमन है, डर का इस्तेमाल। डर को एक हथियार बनाकर बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को जायज ठहराया गया। तो फिर सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि सवाल सिर्फ विश्वास करने या ना करने का नहीं है। असली सवाल है इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को समझने का, मतलब ये एनालाइज करना कि कौन क्या कह रहा है, और सबसे जरूरी, वो ऐसा क्यों कह रहा है। और यही बात हमें आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। आज जहां चारों तरफ से इतनी सारी जानकारी आ रही है, वहां हम एक लॉजिकल डाउट और एक खतरनाक धोखे के बीच आखिर फर्क कैसे करें? ये सवाल सोचने के लिए बहुत जरूरी है।